हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन बोर्ड में इसका कुछ ही पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि बुक्स में सबका सब दे रखा है। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत होती है कि हमें पढ़ना कितना है। तो आज ये आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जितना मैं कराऊंगा सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एग्जाम में उसके बाहर से नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना होता है, सिंपल सा चैप्टर है ये। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है कि कितना हमें पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो हमारे सीबीएसई में जितना सिलेबस में दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ये हमने 11th में पढ़े हुए। अगर सिंपल फंक्शन की बात करें, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये फंक्शंस क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के पास क्या होती है? डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी फंक्शन का, हमारे पास फंक्शन है f, इसका इनवर्स यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? इफ, अगर जो हमारा फंक्शन है f वो 1 1 हो और ऑन टू हो। ये हमने फंक्शन में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो क्या हो? 1 1 हो और ऑन टू हो। तो हम बोलते हैं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लेते हैं जो हमारे पास एक फंक्शन हमने इनमें से ले लिया साइन एक्स। अगर इस साइन एक्स की डोमेन की बात करें, डोमेन की ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या है? r, और इसकी रेंज क्या है? रेंज हमारे पास -1 से 1 होती है। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है, पूरी की पूरी रियल लाइन है, रियल नंबर है, ये हमें डोमेन दे रखा है। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। तो दो तीन तरीके आपके पास थे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला, अगर हम यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, π/6 मान लेते हैं, π/6 पुट कर दिया हमने, तो हमें पता है साइन π/6 क्या होगा? ये तो 1/2 होता है। क्लियर? और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 5π/6 पुट कर दें तो ये साइन 5π/6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 6π/6 माइनस π/6 यही बनेगा। तो यहां से ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई माइनस π/6। और हमने बता रखा है पाई पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइन किस में रहेगा? साइन में ही, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? सेकेंड में, और सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये आ गया π/6, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2, यानी साइन 5π/6 भी क्या हो गया? 1/2। तो अगर आप इसको फंक्शन की तरह देखें, ये हमारे पास साइन एक्स, ये हमारे पास π/6 और ये 5π/6 और यहां पर 1/2। तो ये भी क्या हो रहा है? 1/2 पर मैप हो रहा है और ये भी 1/2 पर मैप हो रहा है। और हमें पता है
कि अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट की इमेज सेम मिल रही है। 1 1 कहता है कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए। 1 1 का मतलब भी क्या है, इधर का 1 उधर का 1, पर इधर का 2 इधर के 1 पर मैप हो गया है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं रहा। और अगर 1 1 नहीं रहा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कब? उसके पूरे डोमेन में, उसके पूरे डोमेन में। तो अब कैसे देखा जाए, क्योंकि बन तो गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम करेंगे क्या, इसकी डोमेन को ही हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसकी डोमेन को हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, उतना ही पार्ट लेंगे कि उस पार्ट में फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और यहां से बन जाएगा क्या हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या है, अगर हमने ये लिखा when we restrict it to a part of domain in which function is 1 1 and on 2। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू, देन क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अब हम बात कर लेते हैं इसी साइन एक्स की, हम डोमेन को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो हमने फंक्शन ये बनाया साइन, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, और ये जा रहा है -1 से 1। ये हमने फंक्शन लिखा, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, π/6। इसमें कौन आ गया, π/6 आ गया, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और इसमें और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू 1/2 हो। कहां से, -π/2 से π/2 तक, ऐसी और कोई वैल्यू नहीं है जिस पर साइन की वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। मींस अब इसका इनवर्स क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने डोमेन को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा, साइन फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। टैन फंक्शन का क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स। कॉट का कॉट इनवर्स एक्स। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, एंड देन सेक इनवर्स एक्स। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और उसके ही उतने ही क्या होंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिनको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स बोलेंगे। क्लियर? अब बात आ जाएगी कि क्या ये यही लिखा है कि हम साइन इनवर्स एक्स को क्या ये लिख सकते हैं, साइन एक्स ऑफ इनवर्स? सो आंसर इज नो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। साइन इनवर्स एक्स का मतलब है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब है ये एक अलग फंक्शन है, और साइन एक्स का होल इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin।
अब अगर इनपुट और आउटपुट की बात समझें तो जब भी हम साइन एक्स लेते हैं, अगर हमने साइन एक्स लिया हुआ है तो ये जो हमारे पास एक्स है ये क्या होगा, एंगल होगा, और या फिर कोई वैल्यू भी हो सकती है जो रेडियन में रहती है, ठीक है। लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा एक क्या आती है, वैल्यू आती है, हमेशा एक क्या आती है, वैल्यू आती है। यानी अगर आप एंगल पुट करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। बट इनवर्स फंक्शन में क्या है, साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो यहां पर हम क्या पुट करते हैं, वैल्यू, और हमें आंसर में क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। आंसर में हमेशा हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। हमने पुट क्या की है, वैल्यू पुट की है, और हमें क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। तो अब ये वैल्यू ही हमारा क्या होगी, डोमेन होगी। वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और यहां से जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या होगा, रेंज का एलिमेंट हो जाएगा। यानी क्योंकि फंक्शन है तो इसकी डोमेन भी होगी, रेंज भी होगी, और इसका ग्राफ भी होगा। हर एक फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की। अगर हम साइन x के ग्राफ की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं साइन x का। ये x है, ये y है, यहां ओरिजिन ले लिया। साइन x का ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम साइन x का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होगा। यहां पर 0, ये हमारे पास पाई/2, यहां पर हमारे पास पाई, ये हमारे पास आ जाएगा -पाई/2, और ये हमारे पास -पाई। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब एक बात समझिए, यहां पर देखिए पाई पर वैल्यू क्या है, 0, और इधर -पाई पर भी क्या है, 0, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो क्या होती जाएंगी, सेम होती जाएंगी। हम क्या करेंगे, हम यहां पर डोमेन को ही क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम वो डोमेन यहां से लेकर यहां तक क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये, ठीक है। आपको ये भी याद होगा कि जब हम वन वन फंक्शन पढ़ते हैं तो एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या ये वन वन है या नहीं है। तो जैसे ही आप एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो इस ग्राफ को केवल केवल एक बार ही कट करेगा, कहीं भी। इसका मतलब अब इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन क्या है, वन वन है। पहले आप देख सकते थे, एक तो यहां पर कट कर रहा था, फिर यहां पर कट कर रहा था, ऐसे ही यहां पर कट कर रहा है, फिर यहां पर कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे थे। यहां पर रिस्ट्रिक्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये ग्राफ को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए आपको एक ही इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये किसका ग्राफ बना है, साइन एक्स का। अब हम बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसको हम ये हमारे पास x, ये y, और यहां पर ओरिजिन। साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं अब। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह रहेगा। ये वैसा ही ग्राफ है, आप देख सकते हैं
y पर वैल्यू कितनी आएगी, π/2, और यहां पर हमारे पास -π/2, और यहां पर हमारे पास क्या आएगी, -1, और यहां पर क्या मिल जाएगी, 1। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। सेम वैसा ही ग्राफ आप इस तरीके से रोटेट करेंगे इसको, तो वैसा ही ग्राफ आ जाएगा यहां पर। तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ। बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ जाएगा किसका, साइन x का, इस तरीके से, और इस तरीके से जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब अगर इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है, इनपुट, यानी x कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, -1 से 1 तक। आप देख सकते हैं ये जो x है वो कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। और रेंज, वैल्यू क्या आएगी, रेंज यानी y क्या आया है आपके पास, आप देख सकते हैं y हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, इससे आगे तो नहीं है ग्राफ। यानी ये हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2 तक। तो ये आपको याद रखनी है कि डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है, रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है। इस प्रिंसिपल ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ही तो आ रही है, एंगल आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। अब इसी साल लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर कोई एक और ब्रांच लिखिए। बात समझिए, प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़कर दूसरी कोई और एक ब्रांच लिख दीजिए। तो आप देखिए यहां से एक हमारे पास जो ब्रांच है वो -π/2 से π/2 गई हुई है, इसके बीच में आंसर आ रहा है। तो अब अगर हम अगली ब्रांच इधर लिखना चाहें तो π/2 से ही स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे कहां पर, 3π/2 पर। कहां पर जाएंगे, 3π/2। ऐसे ही 3π/2 से स्टार्ट करेंगे और कहां पर जाएंगे, 5π/2 पर जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, -3π/2 से -π/2, ये। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हैं, ऐसे ही और आ जाएगी, ये जो हमारे पास है ये अदर ब्रांचेस है। ये क्या है, अदर ब्रांचेस। तो प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़ दें तो और ब्रांच अगर लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो। आपको प्रिंसिपल ब्रांच पता हो, बस आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, पहले पाई से 3π, फिर 3π से 5π, और नंबर में चलते चले जाएंगे, इधर -π से -3, फिर -3 से -5, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रांचेस आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहां पर कि फाइंड करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी, फाइंड साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी यहां पर तरीका हम दूसरा लेकर चलेंगे, लेकिन जब एक साथ अलग अलग तरीके के सम और डिफरेंस आ जाएंगे वहां पर हम दूसरे तरीके से जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंगल है, इसको जब पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हम यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ये हमने लेट कर लिया। अब साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू
1/2। ठीक है, अब यहां पर साइन थीटा, अगर 1/2 की बात करें तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा? π/6। तो ये देखिए, ये आंसर हमारे पास आ गया। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल में, साइन इनवर्स -1/√2। आगे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाने हैं। क्या लेट करेंगे यहां पर? थीटा। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस में है तो इसको माइनस में लिख लेते हैं यहां पर। -1/√2 ये होगा, ये आ जाएगा इस साइड, ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, किसकी वैल्यू होती है 1/√2? π/4 की। किसकी वैल्यू होगी? π/4 की। अब हमें पता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 11th में, कि साइन माइनस थीटा, नहीं पता हो तो आपको पता हो जाएगा आज, क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाल रहे हैं अभी, और कुछ नहीं निकाल रहे हैं। ये होता है, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/4, यही होगा। अब यहां पर थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया हमारे पास -π/4, ये आ गया, और ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच? -π/2 से π/2 के बीच, और ये भी हमारा बिलोंग कर रहा था कहां पर? -π/2 से π/2 के बीच। तो ये आसानी से हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। यहां पर ये हमारे पास -π/4 और ये π/6। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी जब और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग पीवाईक्यूज करेंगे, और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, रेफरेंस के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, तो आगे देखेंगे। अभी ये बेसिकली ऐसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं, कॉस। तो यहां पर सेकेंड हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसके लिए पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। यहां पर cos x का, cos x का ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, ये ओरिजिन दे रखा है। cos x का ग्राफ आपने 11th में पढ़ा होगा, और आपको याद भी होना चाहिए कि cos x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। कुछ इस तरीके से चलता है cos x का ग्राफ। यहां पर हमारे पास 0 है, फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? π/2 यहां पर होगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा? -π/2 होगा। यहां पर हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। और अगर यहां की बात करें, ये हमारे पास क्या है? -1 होगा, यही होगा। ये हमारे पास क्या होगा? पाई होगा, और यहां पर हमारे पास क्या होगा? ये बन जाएगा -पाई। इस तरीके से बना दिया। ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं। अगर आप इसको देखें यहां पर,
इस ग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक चलते चले आएंगे और यहां तक, क्योंकि अगर आपने अभी चेक किया तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे ही आप कट कर रहे हो, खींच रहे हो लाइन, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कहां से? 0 से लेकर पाई तक। कहां से? 0 से लेकर पाई तक। पहले ये पूरी आर थी, कोई भी वैल्यू आप देख सकते हो, पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, 1 और -1 के बीच में ही मिलेगा। लेकिन अब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 से पाई तक। अब आप देख सकते हो आपकी वैल्यू जो चल रही है वो यहां से यहां तक। यानी इस केस में आपको क्या मिलेगा? इनवर्स फंक्शन मिलेगा। ये हमारे पास क्या है? cos x का ग्राफ है। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? cos x का। अब हम बनाते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। ये हमारे पास x है, ये y है, और ये हमने ओरिजिन ले लिया। यहां पर बनाते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। क्या होगा? कुछ इस तरीके से रहेगा। आप देख सकते हैं यही है ग्राफ, ही ऐसे घुमा दिया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आपके पास क्या है? पाई दे रखा है, पाई। और ये कहां पर कट कर रहा है? पाई/2 पर। यानी ये हमारे पास क्या है? पाई/2। और ये हमारे पास क्या है? 1। क्लियर? आपको यहां पर दिख रहा है ये इस तरीके से ग्राफ आया हुआ है। यही हमने यहां पर बनाया हुआ है। जैसे ही आप इस तरीके से बनाएंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा? पाई, फिर पाई/2 और ये 1। ठीक है। अब यहां पर ये पाई पर आंसर क्या आ रहा है? -1। यानी पाई पर आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है। यहां पर हमारे पास अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 0, हो जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0 है। ये ग्राफ बन गया आपका किसका? cos इनवर्स x का। ये हमारे पास y = cos इनवर्स x का ग्राफ है। क्लियर? इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। अब इसकी डोमेन देखते हैं। डोमेन मतलब इनपुट यानी x। डोमेन अगर आप देखें तो ये x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? -1 से 1 पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते और तो है नहीं। और रेंज हमारे पास जो है y है, वो क्या आ रही है? अगर आप उसको देखें 0 से स्टार्ट है और कहां तक? पाई तक। इसी के बीच फंक्शन दे रखा है ना सारी वैल्यूज, तो 0 से लेकर पाई तक ये हमारी क्या है? रेंज है। और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ये हमारे पास क्या आ गई? प्रिंसिपल ब्रांच आ गई। क्लियर? अब प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अगर हम ब्रांच लिखना चाहें तो आप सिंपल देख सकते हो ये आगे बढ़ेगा। यानी अदर ब्रांचेस जो होंगी वो क्या होंगी? एक तो ये हमारे पास है 0 से पाई, दूसरी क्या बनेगी? पाई से 2 पाई बनेगी। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई। या फिर इधर चले आए तो ये एक तो ये हमारे पास है ही 0 से पाई, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इधर आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी? -पाई से 0। इस तरीके से और ब्रांचेस चलती चली जाएंगी। तो अदर ब्रांचेस भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड करना है वैल्यू cos इनवर्स √3/2 ले लेते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर? अब आ जाते हैं यहां पर। तो सिंपल क्या लेट करेंगे? लेट
थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये बन गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, कॉस π/6, यानी यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, ये बन गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल रहे हैं क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू है, इसी के बीच आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हमें बनाना पड़ेगा, आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। यहां पर लेट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये बन जाएगा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3, ये लिखेंगे। अब एक बात ध्यान, जैसे यहां पर हमारे पास आया था साइन में तो हमने उससे चेक कर लिया था। एक चीज और है कि जो कॉस की वैल्यू है वो पाई से बड़ी नहीं होगी प्रिंसिपल, और 0 से छोटी नहीं होगी। क्लियर, 0 से पाई तक ही रहेगी, 0 से शुरू होगी और पाई तक ही रहेगी, यानी इतना ही हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और ये आपका थीटा दे रखा है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3, ये लिख सकते हैं। यानी ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी ये बन गया 3 - 1 2π/3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3, जो कि बिलोंग कर रही है कहां से कहां तक, 0 से पाई, इसी के बीच में आती है ना। ये 120 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसके बीच में आ रही है, 0 से 180 के बीच में आ रही है, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं अब, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसके लिए हम पहले tan का ग्राफ समझते हैं, फिर हम आते हैं tan इनवर्स पर। tan x का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे tan इनवर्स पर, x y और ओरिजिन। अगर tan x की बात करें तो इसका ग्राफ आपको याद होगा कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे ही ये जो ग्राफ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा ग्राफ रहता है tan x का। तो अगर हम देखें यहां पर इसके डोमेन की बात करें तो आपको पता है tan x का जो ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, tan x का ग्राफ दे रखा है, इसके डोमेन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, वो सारे x जो r को बिलोंग करते हैं, बस क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस कर दे, क्या नहीं होने चाहिए, 2n + 1 π/2, यही नहीं होने चाहिए, 2n + 1 π/2। और जहां पर हमारा n क्या होगा, इंटीजर होता है,
यहाँ पर हमारा n क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हमारा डोमेन यहां पर आएगा। देखिए जैसे n की वैल्यू आप 0 रख दीजिए तो π/2 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास होता है π/2। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/2, तो ये हमारा 3π/2 है। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, यहां पर हम क्या आ जाएंगे -π/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम चलते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखें, यहां पर वैल्यू और यहां पर वैल्यू सेम आ रही है ना, यानी अब रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और रिस्ट्रिक्शन लगाएं अगर तो हम देखें यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद फिर से वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी इतने ही पोर्शन को हमें लेना है। तो अगर हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएं, tan इनवर्स x का ग्राफ, ये हमारे पास x है, ये y है, ये ओरिजिन दे रखा है, इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है वो कुछ ऐसे रहेंगी, इस तरीके से। ये तो यहां पर ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, π/2, और ये हमारे पास है -π/2। हमारे पास क्या दे रखी है, π/2, और ये हमारे पास -π/2। ये बन गया हमारे पास y = tan इनवर्स x। अब इसका डोमेन चाहिए, तो डोमेन बना लें। डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, x। x बिलोंग कर रहा है कहां पर, पूरे के पूरे R में, ये बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, आप देख रहे हैं ये बढ़ता चला जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा R है। रेंज की बात करें, रेंज रेंज आप देख सकते हैं जो y है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ना तो कभी -π/2 होगा ना ही कभी π/2 होगा, यानी ये ओपन इंटरवल आएगा। -π/2 से π/2 के बीच में, ये हमारे पास क्या हो गई, रेंज हो गई। ये हमारे पास रेंज हो गई। इसी तरीके से इसकी हम अदर ब्रांचेस लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं। ये हमारे पास क्या दे रखी है, प्रिंसिपल ब्रांचेस दे रखी हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। अदर ब्रांच अगर लिखेंगे तो जैसे ही हमने इसके आगे बढ़ेंगे अदर ब्रांच क्या होगी, अदर ब्रांच क्या होगी, यहां पर π/2 से 3π/2, यही होगी। फिर 3π/2 से 5π/2 ऐसे बनेगी। या फिर इधर आ जाएं तो यहां पर -3π/2 से -π/2, या फिर -5π/2 से -3π/2। ये क्या है, अदर ब्रांचेस हैं। अदर ब्रांचेस आपको याद रखनी है, इस तरीके से बनेंगी आगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाएंगी। यहाँ पे याद रखिएगा। ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स x। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड करना है tan इनवर्स 1/√3। तो सिंपल है, लेट कर लेंगे। थीटा = tan इनवर्स 1/√3।
√3। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये किसकी वैल्यू होगी, tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर tan π/6, यानी ये हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, और ये बिलोंग करती है कहां पर, -π/2 से π/2 में। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, फाइंड tan इनवर्स -√3। तो फिर इसको भी लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। इधर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3, यानी ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/3। तो इसके लिए tan माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा -tan थीटा के। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लाना कहां से कहां तक है, प्रिंसिपल वैल्यू बनानी है, इसलिए हम ये अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3। ये और ये हट जाएगा, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3, और वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, यानी ये वैल्यू आ गई। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉट, सेक और कॉसेक।